पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का मेहनत का दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध ठोस खिलाने, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, उसे ही निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बसंतकालीन बाजरे की सलाह, पॉली हाउस में कॉर्निशल फूल की खेती फायदे का सौदा। बिहार सहित झारखंड में भी कई जिले ऐसे हैं जहां जायद मौसम में सिंचाई जल की कमी रहती है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर किसान खेत को खाली छोड़ देते हैं। अगर किसान इन खेतों में बाजरे की खेती करे तो इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए बाजरा की खेती विस्तार से जानते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार से। बात करते हैं श्री अन्न की खेती के बारे में। श्री अन्न की श्रेणी में हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इसका नाम श्री अन्न की श्रेणी में दे दिया है और ये बहुत ही पोषण से भरपूर होते हैं, जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, सावा, चीना इत्यादि फसलें शामिल हैं। तो आज हम बात करते हैं बसंतकालीन बाजरा की खेती के बारे में। बसंतकालीन खेती के लिए जो बाजरा के बुआई का उपयुक्त समय है 15 फरवरी से 15 मार्च तक का समय सर्वाधिक उपयुक्त होता है। भूमि का चुनाव जो हम करें उसके लिए हमें ध्यान देना होता है कि बाजरे की खेती के लिए जल निकास युक्त दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। किसान भाइयों, बाजरा की खेती बलुई और बलुई दोमट भूमि में सफलता पूर्वक की जा सकती है, लेकिन भूमि में जल निकास व्यवस्था होनी चाहिए। खेत की तैयारी के समय पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद खेत में 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। फिर 2 बार कल्टीवेटर या रोटोवेटर लगाकर खेत की अच्छी तरह से जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर है। किसान भाइयों, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। लेकिन हमारे जो किसान किन्हीं कारणवश मिट्टी की जांच नहीं करवा पाते, तो वे असिंचित क्षेत्रों में बाजरा की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए यूरिया 130 किलोग्राम और SSP 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जबकि सिंचित क्षेत्रों में यूरिया 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा और पूरा फास्फोरस बुआई के समय डालते हैं और शेष यूरिया को खड़ी फसल में बुआई के हैं। एवं नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा को हम 2 भागों में
बांट लेते हैं। 1/3 मात्रा जो बचा हुआ मात्रा है उसका 1/3 मात्रा से 30 दिन बाद जब घुटने की ऊंचाई तक बाजरा हो जाए उसमें देना है। और आखिरी डोज जो फर्टिलाइजर का, यूरिया का है, नाइट्रोजन का है, उसको जब बालियां निकलने की शुरू होती है करीब 60 दिन बाद। अब बात करते हैं प्रजातियों का चयन। क्योंकि बाजरे के लिए जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने पर बाजरे की जो पालेन है, जो परागकण है, वो क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। तो हमें कुछ ऐसी प्रजातियों का सिलेक्शन करना है। तापरोही 86M प्रजाति सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद प्रो एग्रो 9444, प्रो एग्रो 9450, पूसा हाइब्रिड 1201 इत्यादि प्रजातियों को लिया जा सकता है। और कंपोजिट प्रजाति धनलक्ष्मी का भी अच्छा। तो जो हाइब्रिड प्रजातियां हमने आपको बताया, ये सभी हाइब्रिड प्रजातियां जो है 50 से 60 कुंटल तक उत्पादन क्षमता गर्मा मौसम में दे देती हैं। बाजरे के लिए 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। बुआई कतारों में करना उचित होता है। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखा जाता है और कोशिश करना चाहिए कि पौधा से पौधा की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आ जाए। किसान भाई फसल में खरपतवारों भी गंभीर रहती है। इसके लिए आप एट्राजिन खरपतवार नाशी 1 किलो दवा 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर दें, जिससे आप की समस्या से काफी हद तक निजात पालेंगे और फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी। हैं हम जल प्रबंधन। तो बाजरा जल के प्रति बहुत संवेदनशील है। हालांकि सूखा अवरोधी जरूर है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा जल लगने पर, जल जमाव होने पर फसल के लिए हानिकारक प्रभाव पड़ता है, फसल के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश करना चाहिए हमें सिंचाई क्रांतिक अवस्थाओं को ध्यान में रख। किसान भाइयों, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। कार्नेशन की मांग बहुत बड़ी है। इसके फूल रंग बिरंगे और अच्छी खूबसूरत होती है। इसकी वजह से लोगों को खूब पसंद आते हैं। इसकी खेती पॉली हाउस में उच्च तकनीकियों को अपनाते हुए किसान साल भर कर सकते हैं और इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए कार्नेशन खेती पर तकनीकी किसान भाई बंधु को नमस्ते। आज का खेती कैसे किया जाएगा उसके बारे में सारा कुछ विवरणी दे देती हूँ मैं। और कार्नेशन का जो खेती है अभी जो है मुख्यतः 2 टाइप का कार्नेशन होता है, जैसे कि मालमाइसन और सीम। तो कृषि भाई बंधु के लिए सीम का जो कार्नेशन, सीम कार्नेशन का जो प्रजाति है कृषि भाई बंधु प्रीफर करते हैं। तो सीम कार्नेशन का बहुत सारा वेराइटीज है, जिसमें है बाल्टिको, ट्रॉपिकाना, उसके बाद है लिबर्टी, तुंद्रा, व्हाइट तुंद्रा एटसेट्रा। और जो है स्प्रे कार्नेशन और जो है स्टैंडर्ड कार्नेशन 2 टाइप का है। कार्नेशन के स्टैंडर्ड टाइप किस्मों की बात करें तो लाल रंग के फूल के लिए मास्टर, रेड विलियम, पीले रंग के लिए रागिनो, डिसोल, पैलास मुर्सिया, ताहिती, गुलाबी रंग
शारीना, पिंक सिम, कैडी, ओरियाना। सफेद रंग के लिए व्हाइट सिम, रोमा, कैंडी व्हाइट, सोनसारा किस्मों का चयन करें। स्प्रे टाइप कार्नेशन के फूल ज्यादा संख्या में छोटे छोटे खिलते हैं। इसमें रोनिकमा, इंजो, इटना। गुलाबी रंग के लिए करीना, मेलेडी, सिल्वर पिंक, बर्बरा, मीडिया नेटाली। पीले रंग के लिए येलो ऑडियन, एलिसिटा, लियोर, काराटाउच। सफेद रंग के लिए आइसलैंड, एक्सेल टिब आदि किस्मों का चयन कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ये सीम कार्नेशन को टर्मिनल कटिंग्स, उसका जो पौधे का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसी का कटिंग से लगाया जाता है। और इसको 20 से 21 दिन के में इसका जो पौधा तैयार हो जाती है, टर्मिनल कटिंग्स जहाँ से उसका जड़ निकल के आता है। और उसके बाद इसको हम लगाएंगे कियारी करके, मतलब पोली हाउस के अंदर। कियारी का साइज रहेगा 10 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू उसका जो हाइट है उसका वो हाइट रहेगा 45 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक। उसके बाद जो है ये जो कार्नेशन है इसमें हम पहले करेंगे स्टेरिलाइजेशन का ऑपरेशन। तो स्टेरिलाइजेशन जो है इसी का ऑपरेशन की वजह से यहाँ पे जो जितना खरपतवार है ये नहीं कम उगेगा। उसके बाद जो है डेजोमेट, ये बहुत ही मतलब लाभदायी मतलब हर्बिसाइड बोल सकते हैं, और फंगिसाइड है और नेमाटीसाइड है जो सूत्रकृमि का, तो इसको रोकता है। इसके बाद हम जब डाजोमेट को एप्लीकेशन करेंगे उसके 15-20 दिन बाद ही हम पौधे जो तैयार हुआ वाला उसको लगाएंगे। और इसमें नाइट्रोजन का जो मात्रा है 10 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में, और उसके बाद फास्फोरस भी 10 मीटर इसका है वो 30 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में। इसकी रोपाई तैयार क्यारियों में 30 सेंटीमीटर या 6 इंच की दूरी रखते हुए जिगजैग तरीके से करते हैं। रोपाई के बाद ड्रिप के माध्यम से हल्की सिंचाई करते हैं और पौधे की अच्छी बढ़वार होती रहे इसके लिए समय समय पर घुलनशील उर्वरक जैसे NPK 19-19-19, NPK 13-00-45, NPK 00-52-34 आदि का प्रयोग करते हैं। इसमें फूलों की क्वालिटी अच्छी रहे इसके लिए समय समय पर 1 या 2 शाखाओं को छोड़कर शेष शाखाओं की कटाई कर देते हैं। नेटिंग क्या है? इसको जो नेट के धागे मतलब तार से इसको ऊपर से ऊपर मतलब स्टेक बांस के या कोई लकड़ी के में उसको ऊपर करके उसको सपोर्ट देना पड़ता है चारों तरफ से और बीच बीच में ही, तो इसको नेटिंग बोला जाता है। 15 सेंटीमीटर, उसके बाद 30 और 35 सेंटीमीटर में, और नेक्स्ट है 50 सेंटीमीटर में, तो जो पौधे को सपोर्ट मिल जाता है। तो इसके बाद जो है ये सपोर्ट इसीलिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसका जो नोड है वो मतलब बहुत आसानी से टूट जाता है, तो इसीलिए इसको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। लगने वाले कीटों की इसमें लाई कीट का प्रकोप होता है। यह कीट कार्नेशन में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये कीट चूसकर पौधों को कमजोर करने के साथ साथ वायरस भी फैलाता है। इस कीट की रोकथाम के लिए डाइमिथोएट दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसका दूसरा कीट है थ्रिप्स। पौधे का रस पहुंचाता है। पानी में घोलकर छिड़काव करें। और उसके बाद यहाँ पे हमेशा बोरॉन का जरूर ही एप्लीकेशन कीजिए, जिसको बोराक्स वे में मिलता है वो है 0.2% बोराक्स जो है उसको स्प्रे करना है क्योंकि यहाँ पे बोरॉन का डेफिशिएंसी बहुत दिखाई। उसके बाद इसका जो 125 दिन से 170 दिन में तैयार हो जाता है, इसका फूल खिलना शुरू हो जाता है। और कार्नेशन का फसल एनुअल नहीं है, मतलब 1 वर्ष में खत्म नहीं होती, ये देती रहती है। ऑलमोस्ट 2 to 3 इयर्स तक ये ठीक ठाक खेती दे देगी, जो लाभान्वित हो सकते हैं हम लोग। जब फूल तैयार हो जाती है और इस मार्केट है, एक जो स्थानीय मार्केट में हम अगर बेच रहे हैं और दूसरा है दूर वाला मार्केट में बेच रहे हैं, तो स्थानीय मार्केट में जो पास वाला है हम तो तुरंत से हम, क्योंकि ये बहुत मतलब जल्दी इसका में विल्टिंग टाइप का आ जाता है और भंग, तो पानी में रखेंगे और नेक्स्ट उसके बाद उसको स्ट्रिपिंग करते जाएंगे। स्ट्रिपिंग क्या है? उसका नीचे है उसको
निकालते जाएंगे और उसको ग्रेडिंग करते जाएंगे उसका स्टेम के लेंथ के हिसाब से। और पेटी जिसको नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वहाँ पे हम फिर इसका इनमें थोड़ा रैप करके फिर इसको जो न्यूज़पेपर में रैप करके और ऊपर में थोड़ा कुशनिंग मटेरियल देके आइदर पुआल से या न्यूज़पेपर का छोटा छोटा बारीकी से कटिंग करके उसको देके फिर हम इसको एक्सपोर्ट करें। आगे और भी जुड़ी हुई इस ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कि इसके बागों की ज्यादा देखरेख करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कटहल का उपयोग आमतौर पर लोग सब्जी, अचार इत्यादि बनाने के लिए करते हैं। कटहल की सेवन से शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे से बचे रहने की संभावना रहती है। कटहल की बागवानी किसानों के लिए काफी लाभकारी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं में इस प्रवीण बर्डे से। किसान भाई नमस्कार। आपको जैसे कि फल भी कहा जाता है और सब्जी भी कहा जाता है और काफ़ी लोकप्रिय है यह फल है कटहल, जिसे कि जैक फ्रूट कहा जाता है, जो कि अधिकतर सब्जी में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में इसका उपयोग जैसे कि अचार वगैरह में होता है। लगभग इसके बाद असम का स्थान सर्वोत्तम है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के राज्यों में भी इसकी बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है। इसकी बागवानी के लिए ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। कटहल के फल को कच्चे तथा पक्के दोनों प्रकार से उपयोग करते हैं, लेकिन सब्जी में इसका स्थान ज्यादा है। इसके देखभाल करें, पैदावार निंदाई गुड़ाई भी जैसे सभी फलों में करते हैं, वैसे ही कटहल में भी निंदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। पौधा लगाने के बाद से 1 वर्ष तक पौधों की अच्छी देखरेख करनी चाहिए। पौधों के थालों में समय समय पर खरपतवार निकालकर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। साथ ही पौधों को रोपाई की शुरुआत में कुछ मौसम में 15 दिनों के और में प्रत्येक 15 दिन में तथा सर्दी के मौसम में 1 महीने में सिंचाई करना चाहिए। साथ ही नवंबर से जनवरी माह तक कटहल के पौधों में फूल आने लगते हैं, इसलिए इन महीनों में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। पोषण प्रबंधन भी काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसानों की काफी समस्या होती है कि कटहल में फल नहीं लगते। क्या करता है, खाद एवं उर्वरक का प्रयोग नहीं करता है, तो इस कारण इसमें पोषक तत्वों की कमी आती है और साथ में फलन नहीं आता। पौधे 10 उसमें 80 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलोग्राम यूरिया, 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 1 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति वर्ष जुलाई अगस्त देते रहना चाहिए। 3 वर्ष तक उचित ढांचा देने के लिए काट छांट करते रहना चाहिए और कटे स्थान पर बोर्डो पेस्ट लगाएं एवं ढांचा देते समय ध्यान रखें 2 मीटर ऊंचाई की निकलने दें। उसके ऊपर 3-4 अच्छी शाखाओं को चारों तरफ बढ़ने देना चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक ही पौधे पर 2 फूल आते, जो नर फूल है वो झड़ जाते हैं और जो मादा फूल है उससे कटहल बनता है। तो इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कटहल जब एक पौधा करीब 2-4 पौधे साथ में लगाए, जिससे कि इसमें परागण
हो सके और कटहल इसमें फूल जाए। ऐसे तो कटहल के रोग तथा कीट का प्रकोप बहुत कम होता है, लेकिन इसमें लगने वाला प्रमुख रोग फल सड़न है। ये रोग राइजोपस आर्टोकार्पाई नामक कवक के कारण होता है। इसका प्रकोप में होता है, इसके फल सड़कर गिरने लगते हैं और इस रोग की रोकथाम के लिए डाइथेन M45 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छेदक तने को नुकसान पहुंचाता है, तना खा लेता है और पौधा कमजोर होकर पौधे को सुखाने लगता है। तना के नवजात पिल्लू कटहल के मोटे तने एवं डालियों में छेद बनाकर नुकसान पहुंचाते हैं। अधिक प्रकोप की अवस्था में मोटी मोटी शाखाएं सूख जाती हैं एवं फसल को प्रभावित करती हैं। इसके नियंत्रण के साफ करके या केरोसिन बूंद रोई में डालकर गीली चिकनी मिट्टी से बंद कर दें। इस प्रकार से गंध के प्रभाव से पिल्लू मर जाते हैं और तने में बने छिद्र धीरे धीरे भर जाते हैं। मिलीबग कीट फल फूल एवं डंठलों का रस चूसता है, जिससे फल और फूल झड़कर गिर जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मई जून में कर देनी चाहिए। इसके पर पॉलिथीन लगा देना चाहिए। यदि कीट पेड़ चढ़ गए हों तो डाइमेथोएट 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। यदि हम कटहल की बागवानी वैज्ञानिक तरीके से हम करते हैं तो हम अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के साथ में अच्छी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सलेमपुर, जिला मधुबनी के कृषक बिमलेश राय ने। ये परवल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बिमलेश राय जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। फीट पेरीफेर यानी 1 फीट वर्गाकार के आकार में हमको थाला बनाना है और पर थाले में हमको DAP 20 से 25 ग्राम और उसमें नीम की खली 250 ग्राम यानी 200 से 250 ग्राम नीम की खली डालते हैं और उसमें बालू डालते हैं। बालू इसलिए डालते हैं उस थाले में कि अगर वहाँ की मिट्टी थोड़ी टफ हो या फिर हल्की मिट्टी ना हो तो बालू मिलाते हैं और उसको मिला के पूरा मिट्टी से भर देते हैं। और इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद भी 1 किलो पर थाला के हिसाब से डालते हैं, जिससे कि उसको प्रॉपर ऑर्गेनिक मैटर या उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे। इसके बाद उसमें हल्की सिंचाई हम इस कर देते हैं। हल्की सिंचाई इसलिए करते हैं ताकि वो सही से उसको लीच डाउन हो जाए, सारे न्यूट्रिएंट्स लीच डाउन होकर उसकी जड़ों में जा सके और अच्छी पैदावार मिल सके। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि अगर घास के ऊपर से घास निकल रहा है तो एक इंटरकल्चर ऑपरेशन यानी निकाई गुड़ाई कर देते हैं। ये निकाई गुड़ाई हम तब करते हैं जब इसमें सही से पानी की नमी, पानी की जो मात्रा है वो मतलब देखें कि थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है, ये नहीं कि नमी ज्यादा है उसी में निकाई गुड़ाई करना शुरू कर दें। परवल के अच्छे विकास के लिए टपक सिंचाई में 1 से 2 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से और परंपरागत सिंचाई के लिए 3 से 6 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से पानी दें। परंपरागत सिंचाई की अपेक्षा सूक्ष्म सिंचाई के साथ बूंद बूंद सिंचाई से 18% तक उत्पादन वृद्धि तथा 40% तक पानी की बचत संभव है। निकाई गुड़ाई करने के बाद इसमें एक काम और करते हैं जो हमारे इसमें आने वाले सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो है लाल भृंग कीट, जिसको बोलते हैं रेड पंपकिन बीटल। जो रेड पंपकिन बीटल है ये हमारे पौधों की जड़ों में भी हानिकारक होता है, जो लतर वर्गीय सब्जियां हैं, और इसके फल के लिए भी और इसके तनाव के लिए भी कि हम माइकोबिग्लूटानिल 1 ml या फिर पानी के हिसाब से डाल हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं कि गोबर, वो भी गाय की गोबर का राख में केरोसिन ऑयल मिला के हम सुबह के टाइम में इस छिड़काव कर देते हैं पत्तियों पे, ताकि जो इसके वयस्क कीट हैं उसके पत्तियों को ना खाएं। परवल में अलग अलग पौधों पर नर और मादा फूल उत्पन्न होते हैं। नर पुष्प बनते हैं, बल्कि वे मादा पुष्पों में परागन का कार्य करते हैं, जिसमें मादा पुष्पों से फल बनना संभव होता है। नर पुष्प बड़े और सफेद होते हैं, जबकि मादा पुष्प थोड़ा छोटा और सफेद होता है। इसके नीचे गर्भाशय जुड़ा रहता है, जो कुछ दिनों में परागण के बाद बढ़कर फल बन जाता है। इस नर फूलों को तोड़कर हाथ, जिससे फल अधिक बनते हैं।
किसान भाइयों को ये भी इसमें देखना है कि इस समय अब धीरे धीरे टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, तो किसान भाई लगातार अपने खेतों में भ्रमण करते रहें और देखें कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ उस खेतों में प्रॉपर नमी नहीं है तो उसके हिसाब से हम पानी का उसमें अपनी टेम्परेचर बढ़ने के साथ दिन के अंतराल में हम पानी दे सकते हैं, जिससे कि फरवरी मार्च माह में जब पौधों में नए कल्ले फूटने लगते हैं तब मचान बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए। परवल के 2 कतारों के बीच 2 मीटर की दूरी खंभे गाड़ते हैं और बीच में इस प्रकार सुतली से बांधते हैं कि मचान के रूप में प्रत्येक कतार सेंटीमीटर खाली स्थान रास्ता छोड़ना चाहिए ताकि दवा का छिड़काव, निकाय, गुड़ाई, सिंचाई तथा फलों की तुड़ाई आदि कृषि क्रियाओं को आसानी पूर्वक किया जा सके। लताओं को मचान पर सुतली के सहारे चढ़ाना चाहिए। मचान मजबूत बनाना चाहिए ताकि वर्षा ऋतु में गिरने। परवल की खेती में एक और इंसेक्ट लगता है जिसको हम फ्रूट फ्लाई या फिर फल मक्खी बोलते हैं। फल मक्खी हमारे फलों को डैमेज करती है, उस फलों को छेद करके घुस जाती है और फल को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उसको रोकने के लिए हमको डाइमेथोएट 1 ml 3 लीटर पानी में मिला के हम स्प्रे करते हैं, जिससे कि फल मक्खी धब्बे बनते हैं। इन धब्बों के ठीक नीचे पत्ती की निचली सतह पर धूल रंग के फफूंद के जाल दिखाई पड़ते हैं। पत्तियां मर जाती है और पौधों के बढ़वार रुक जाती है। इसके निदान के लिए इंडोफिन M45 की 2 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।